हाय स्मार्ट पीपल, आज हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक और नया लेक्चर जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4। इसमें आज हम बात करेंगे कुछ छोटी मोटी ग्लैंड्स के बारे में, जैसे कि पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, राइट। बट इफ़ यू फील दैट ये ग्लैंड बहुत छोटी सी हैं तो इनका छोटा मोटा फंक्शन होगा बॉडी के अंदर। सो मैं आपको बता दूं कि यार अगर इन ग्लैंड्स में छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर हुई ना, तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस ये आपकी बॉडी में कॉज कर सकती है। सो वी ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ दीज ग्लैंड्स, ओके। तो ये समझते हैं इसका फंक्शन क्या होता है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर लेक्चर। देखो भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइनियल ग्लैंड के साथ। अब पाइनियल ग्लैंड क्या है, आइए इसकी बात करते हैं। तो पहले इसकी लोकेशन जान लेते हैं, क्या लोकेशन है इसकी, और फिर हम बात करेंगे इसकी कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द पाइनियल ग्लैंड, तो इसकी लोकेशन की बात अगर की जाए तो ये बहुत छोटी सी ग्लैंड है एंड यू कैन फाइंड इट एट द रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन। इफ़ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, सो इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऊपर की तरफ है आपका एपिथैलेमस, ये है आपका थैलेमस, और नीचे है हाइपोथैलेमस। इफ़ आई ट्राई टू रिलेट यू, तो यू कैन अज्यूम कि यार जिस रूम में मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये रूम जो है ये थैलेमस है। इस रूम की जो रूफ है दैट इज़ गोइंग टू बी एपिथैलेमस, और जो इस रूम की फ्लोर है वो होगी क्या, हाइपोथैलेमस। तो इट्स लाइक दिस इज़ द रूम। तो इस रूम के अपर वाली साइड पे पाया जाता है कौन, आपका ये पाइनियल ग्लैंड। सो लोकेशन विल बी ऑन एपिथैलेमस, ठीक है। एपिथैलेमस इसकी लोकेशन है, या आप एक और रिस्पेक्ट में आप इसकी लोकेशन बता सकते हैं, दैट इज़ वेंट्रिकल्स। इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट, जिसे आप पैरासील, डायसील, मेटासील कहते हो। तो डायसील जो आपका थर्ड वेंट्रिकल है उसके पास पाया जाता है, ठीक है। सो आप कह सकते हो नियर डायसील, ठीक है, डायसील के पास मिलेगा। या फिर एक और तरीके से आप इसकी लोकेशन बता सकते हो, दैट इज जस्ट करेक्ट, डायसील हो गया, एपिथैलेमस हो गया, और डायनसेफ्लॉन भी इसकी एक लोकेशन ही हो गई, बिकॉज डायनसेफ्लॉन का पार्ट ही है एपिथैलेमस। सो आप कह सकते हो एट डायनसेफ्लॉन, ठीक है। सो ये तीन लोकेशन आप इसकी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो इसका जो हार्मोन है उसका नाम है मेलाटोनिन। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हार्मोन। मेलाटोनिन जो है ना, ये दिन में तो कम रिलीज होता है, डे टाइम में इसका प्रोडक्शन कम होता है, बट नाइट वाले टाइम पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। करता क्या ये, तो इसके कुछ फैंसी नेम है, उस फैंसी नेम से आप इसका फंक्शन पता लगा सकते हैं। जैसे कि इसको आप 24 आवर रेगुलेशन हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे डाययूरिनल हार्मोन भी कहते हैं, स्लीप अवेक साइकिल हार्मोन भी कहते हैं, और बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन कहते हैं, और आप इसको यू कैन से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इसके नेम्स हैं, है ना। इसी को आप कार्डियक रिदम हार्मोन भी कहते हो। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इफ़ आई ट्राई टू टेल यू कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, तो ये आपकी बॉडी में ना एक तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करता है ना। जैसे आपको पता है कि अगर आपको खाना खाना है, कि आप रोज़ रात को 7 बजे खाना खा लेते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली रोज़ शाम को 7 बजे भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। एकदम से वो पीक आ जाएगा कि यार अब तो बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ भी दे दो खाने को, है ना। तो वो एक तरीके से सेटिंग किसने करी आपकी बॉडी के अंदर कि भाई 7 बज गए हैं, भूख लग जाएगी। तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ हैबिट मेकिंग हार्मोन। तो आपकी बॉडी में हैबिट डेवलप कर देता है। कहते हैं ना कि कोई भी काम आप 21 डेज तक लगातार करते रहो तो उसकी हैबिट लग जाएगी अपने आप से। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है इस मेलाटोनिन हार्मोन का ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, मेलाटोनिन। कब रिलीज होता है ये आपको पता लग चुका है। आइए इसके फंक्शंस मेंशन करते हैं, क्या काम होता है इसका। तो अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन है इसका कि अच्छा, इसके नाम क्या क्या हैं, तो आप इसे 24 आवर रेगुलेशन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन भी कहते हो, बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन। इसी को आप डाययूरिनल हार्मोन भी कहते हो। यू नो व्हाट इज़ डाययूरिनल, डाययूरिनल मतलब होता है कि दिन और मतलब रात के समय का जो होता है ना, उसे डाययूरिनल वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो कि इसी का एक और नाम है, दैट इज़ कार्डियक रिदम हार्मोन भी कहते हैं इसको, और स्लीप अवेक साइकिल भी कहते हैं इसको,
ठीक है, स्लीप अवेक हार्मोन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसके नाम हैं। इसके अलावा क्या फंक्शन होता है वो लिखते हैं। पहला फंक्शन तो आप समझ चुके हैं कि ये आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने वाला है, ठीक है। दूसरा इसका काम होता है कि इट विल डिले प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी को डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कैसे करता है, तो ये FSH और जो LH हैं उनके जो रिसेप्टर्स हैं या उन हार्मोन्स को इनहिबिट कर देता है। अब वो हार्मोन्स अगर इनहिबिट होंगे तो आपकी बॉडी में प्यूबर्टी डिले हो जाएगी, ठीक है। तो इसके एक्सेस प्रोडक्शन से प्यूबर्टी डिले भी हो सकती है। कैसे? बाय इनहिबिटिंग FSH एंड LH, है ना। अगर इसका प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर आप कह सकते हो जल्दी प्यूबर्टी आ जाएगी, 9-10 साल में ही प्यूबर्टी आ जाएगी। वैसे कब आती है? 12 साल के आसपास आती है, राइट। सो दैट इज इट कंट्रोल्स द और इट डिलेज द प्यूबर्टी ऑल्सो। तीसरा फंक्शन होता है कि ये फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। सो इन फीमेल्स रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रेगुलेट करेगा, पहला काम। साथ में ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इट ऑल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, दूसरा काम। तीसरा, साथ ही साथ ये ना हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है। तो आपकी हार्ट रेट कितनी ज़्यादा है कितनी कम है उसे भी कंट्रोल करेगा। या आप कह सकते हो ये BMR कंट्रोल करेगा। व्हाट इज़ BMR? दैट इज़ बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये 3 इसके मेन काम है। कौन कौन सा? मेन काम नहीं है बट साइड हसल वाले काम है इसके। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को और BMR को बॉडी के अंदर रेगुलेट करके रखना, ये इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कोई और फंक्शन है इसका? तो इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज़ इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर। तो ये काम आप कहीं और नहीं पढ़ोगे। एक सिमिलर फंक्शन जो है वो थाइमस ग्लैंड भी करता है, जो आपकी बॉडी में T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स को डेवलप करता है, जो अगेन इम्यूनिटी का ही पार्ट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम थाइमस ग्लैंड कोई पूछे कि कौन है जो आपकी इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा ग्लैंड, तो वो है आपका ये वाला, ठीक है। तो ये जो है आपकी इम्यूनिटी बूस्टर में भी इसका रोल प्ले होता है, ओके। तो डिले प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, 24 आवर रेगुलेशन काम हो गया इसका। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो पाइनल ग्लैंड है ये स्लीप अवेक में भी काम करेगा, मतलब स्लीप साइकिल को में भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि ये जो हार्मोन है, जैसे आपको पता ना कि जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था जो पिट्यूटरी से निकलता था, वो क्या करता था? वो आपकी बॉडी के अंदर मेलानोसाइट सेल्स का इंक्रीज करके आपकी स्किन को डार्कनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनिंग ऑफ द स्किन। मगर ये जो हार्मोन है ये हमारे में नहीं, अगेन है ना, लोअर वर्टिब्रेट्स में लाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी स्किन को फेयर बनाता है, ठीक है। तो एक और काम इसका लिख लो आप कि इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनिंग ऑफ स्किन, बट किस में? इन लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जैसे यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, है ना, सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, तो इनके अंदर जो है ये लाइटिंग ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। अब इस वाली ग्लैंड को ख़त्म करने से पहले मैं एक यहाँ पे नोट पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे लिखते हैं। वो नोट पॉइंट क्या है? ध्यान रखना कि जो ये पाइनियल ग्लैंड है, इसका जो हार्मोन है मेलाटोनिन, ये टोटली ऑपोजिट काम कर रहा है किसके? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। बिकॉज वो डार्कनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये लाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसे हार्मोन्स जो आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं, वी कॉल देम एंटागोनिस्टिक। व्हाट वी कॉल देम? एंटागोनिस्टिक। सो ये दोनों ही हार्मोन्स कैसे हैं आपस में? एंटागोनिस्टिक है। तो आई कैन राइट अ नोट पॉइंट हियर दैट मेलाटोनिन एंड मेलानोसाइट या MSH, melanocyte stimulating hormone, are antagonistic, are antagonistic in nature, ठीक है। इसको एज अ नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने हमारा पाइनल ग्लैंड कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। नाउ इसका भी अगेन रोल है किसके अंदर? आपकी इम्यूनिटी के अंदर। आइए समझते हैं कैसे। पहली चीज़ ये जो है, इसे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहते हैं। आप जानते हैं 2 तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी, राइट। प्राइमरी वो ऑर्गन्स हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे आर्मी को तैयार किया जाता है। जैसे मान लो कोई युद्ध होने वाला है
ठीक है। तो युद्ध में ऐसा तो ना है कि यार आप जो जगह है, जो बैटल ग्राउंड है, जहाँ फाइट होने वाली है, वो जगह अलग होती है, और जहाँ आप सैनिकों को प्रिपेयर करते हो, तैयार करते हो, ट्रेनिंग देते हो, वो जगह अलग होती है। दोनों जगह सेम तो ना होती है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी क्या है कि आर्मी बन रही है ना, लिम्फोसाइट्स या WBC बन रही है, तो उनके बनने की जो जगह होती है उसे कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। लेकिन जब वो बन जाएंगे सोल्जर सेल्स, अब वो जाके जब फाइट करने वाले हैं तो वो कहाँ फाइट करेंगे? दे विल फाइट एट द लोकेशन ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो युद्ध का मैदान है जहाँ पे युद्ध होने वाला है, और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो वो जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाली है। किसको? WBCs को। ठीक है। तो ये इसे आप कहते हो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ WBC या फिर लिम्फोसाइट्स, ये सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। प्रोडक्शन होगा, फाइटिंग नहीं होगी। ठीक है। इसे आप ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द लिम्फोसाइट्स भी कहते हो, और इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये जो है, ये वाला जो ग्लैंड है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ये आपकी बॉडी में है ना, आपको बुढ़ापे में लेके आएगा। आपकी बॉडी में अगर बुढ़ापा अगर बढ़ रहा है, मतलब हर कोई है जो बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो उसका जो कल्प्रेट है, उसका जो दुश्मन है, वो यही है। थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। अब तुम चाहे इसे अच्छा कहो, बुरा कहो, लेकिन है तो तुम्हारा ही ऑर्गन। ठीक है। इवन जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले ग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जिंदा रख पाएँ, है ना, या फिर सर्वाइव कर पाएँ क्योंकि इसी हार्मोन की श्रिंकिंग की वजह से ना क्या होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, और फिर आप एजिंग में एंटर कर जाते हो, एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्लैंड की अगर श्रिंकिंग ना हो तो फिर एजिंग भी डिले हो जाएगी, है ना, तो हम ज़्यादा खूबसूरत रहेंगे, बहुत ज़्यादा यंग रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक। दैट मीन्स, है ना, तो इस पर काम किया जा रहा है इस टाइम पे। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजिंग। अच्छा, अब इसके बाद लिखते हैं हम इसका कौन सा हार्मोन है। हार्मोन से पहले मैं यहाँ पे आप एक बात बता दूँ कि ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो उसके पास अपने खुद के क्या होंगे? मैक्रोफेजेस होंगे। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ईटर सेल्स, जो खा जाते हैं। जैसे मान लो कोई पैथोजन अगर आपकी बॉडी में आया, तो उस पैथोजन को मारने के लिए आपकी बॉडी के पास क्या है? एक आर्मी है, एंड उस आर्मी में से कौन है? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ऐसी बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं जो कि पैथोजन को पकड़ के खा जाती है। ठीक है। तो इसके पास अपनी खुद की मैक्रोफेजेस होती हैं। तो इनकी जो मैक्रोफेजेस हैं उन्हें कहते हो आप हैसल सेल्स। उन्हें आप कहते हो हैसल्स सेल्स। ठीक है। सिंगल एल आएगा शायद यहाँ पे। तो मैक्रोफेजेस ऑफ पाइनल ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज हैसल सेल्स। इसके अलावा अगर हम इसके हार्मोन की बात करें, कौन सा हार्मोन होता है इसके पास? तो थाइमस ग्लैंड का जो हार्मोन है, पहली बात तो थाइमस ग्लैंड के पास कुछ सेल्स होते हैं जिसे आप कहते हो थाइमोसाइट, और ये थाइमोसाइट सेल्स जो है ये हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है थाइमोसिन। तो थाइमोसिन नाम का हार्मोन जो है ये रिलीज़ करते हैं, और ये जो हार्मोन है ये करता क्या है? आइए इसके फंक्शंस जान लेते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शंस। पहला काम होता है इसका कि इट विल कॉज द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। आपकी बॉडी में जो भी टी लिम्फोसाइट्स होंगे ना, होता है कि एक्चुअली में कि ये आपकी बोन मैरो है। ठीक है। बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स लाइक WBC एंड RBCs। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपकी सेल्स बनी बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स सेल्स बनी, तो ये जो आपका बोन मैरो है ये आपकी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स बना देती है। लेकिन जो सेल्स जो बी लिम्फोसाइट इस बोन मैरो में ही मैच्योर होंगी उन्हें तो आप बी लिम्फोसाइट्स कहोगे, लेकिन जो सेल्स यहाँ से निकल के थाइमस के पास जाएंगी, है ना, थाइमस के पास पहुँच के और वहाँ पे अगर वो मैच्योर होंगे तो उन्हें आप टी लिम्फोसाइट्स कहोगे। तो जो भी सेल अगर थाइमस ग्लैंड के पास जाके मैच्योर हो रही है तो उसे आप क्या कहोगे? टी लिम्फोसाइट। तो इसका काम क्या होता है? ये सेल्स को मैच्योरेशन करती है। कौन सी सेल्स का मैच्योरेशन? टी लिम्फोसाइट्स का। मैं पूछूँ बताओ बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? तो यहीं पे बोन मैरो में। ठीक है। और अगर को वो बी लिम्फोसाइट निकल के यहाँ पे पहुँच जाए और यहाँ उनका मैच्योरेशन हो तो उसे आप कह दोगे टी लिम्फोसाइट्स। होपफुली दिस इज़ क्लियर, है ना। हमने इसकी लोकेशन नहीं लिखी, आइए इसकी लोकेशन मेंशन कर लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो इसकी लोकेशन है ये आपके जो स्टर्नम है ना, स्टर्नम इज़ योर चेस्ट बोन, इसके साइड में, लेफ्ट साइड में, और आपके हार्ट जो है ना, हार्ट के वेंट्रल साइड में ये पाया जाएगा। ठीक है। सो वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा एंड हार्ट, या फिर आप कह सकते हो लेफ्ट
साइड टू स्टर्नम या ऑफ स्टर्नम, है ना, लेटरल साइड ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के लेटरल साइड में और हार्ट के वेंट्रल साइड में ये पाया जाता है। ओके, तो मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट जो है इसका फंक्शन हो गया। इसके अलावा क्या बी लिम्फोसाइट में कोई रोल है इसका? हाँ जी, ये बी लिम्फोसाइट्स के अंदर बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है कि वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करें, और एंटीबॉडीज़ जो है आपको पता है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इट विल स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट्स, स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को आप शॉर्ट फॉर्म में ए बी लिखते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शन। बाकी आप जानते हैं कि एट्रोफिस या फिर श्रिंकिंग ऑफ एजिंग हैंस लीड टू द इम्यून सिस्टम। तो अगर ये वाला ग्लैंड जो है इसकी श्रिंकिंग होगी, ये एजिंग के साथ क्या होता है, श्रिंक होता है, उस कारण से क्या होती है, टी लिम्फोसाइट्स नहीं बन पाती हैं और बॉडी की इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, और इसे आप कहते हो एजिंग हो गई है, ठीक है। सो दिस इज द ग्लैंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग एज वेल, ठीक है। आते हैं तीसरे ग्लैंड पे, जो कि हमारा लास्ट ग्लैंड हमारी आज की क्लास का, दैट इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पढ़ें इसको, देखें क्या होता है थायराइड ग्लैंड। चलिए, तो क्या है ये थायराइड ग्लैंड, आइए इसकी बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और ये ट्रैकिया के वेंट्रल साइड में होता है। तो इफ़ दिस इज़ योर ट्रैकिया, तो ट्रैकिया के आगे की तरफ जो आपको ग्लैंड दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये ट्रैकिया है, इसके आगे की तरफ जो ग्लैंड है वो कौन सा है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक रीजन में पाया जाएगा। साइज अबाउट 5 सेंटीमीटर, इसका वेट अबाउट 25 ग्राम के आसपास होता है। शेप कैसी होती है इसकी? शेप है एच शेप या बटरफ्लाई शेप। आप कहते हैं ना एच शेप कहीं और भी पड़ी है हमारी बॉडी के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप ऐसे काटोगे, है ना, ट्रांसफर सेक्शन देखोगे, तो यू विल सी एच शेप या बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक बात। अगर हम इसके बारे में और कुछ बातें करना चाहें तो हम कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन भी हो गई, साइज हो गया, है ना, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एच शेप का होता है। अगर इसका डायग्राम आप बना के देखना चाहो तो ऐसे बनाओगे कि ये हो जाएगा आपका ग्लैंड, जो कि एक स्ट्रक्चर से आपस में कनेक्टेड है। इस ग्लैंड के ना 2 लोब्स होते हैं, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, आपस में ये कनेक्ट हो रखा है किससे, बीच में एक एक्सोक्राइन पार्ट जिसे आप कहते हो इस्थमस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, डन है। इस्थमस से ये आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, और ये क्या है, साइड साइड के 2 लोब्स हैं, दीज आर 2 लोब्स। तो ये हो जाएंगे इसके 2 लोब। अब इन 2 लोब्स के अंदर फर्दर आपको एक और तरह की ग्लैंड मिलती है जिसे आप कहते हो पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड्स हैं आपकी 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि डोर्सल साइड में होंगी। हालांकि तो मैं आपको फ्रंट से व्यू दिखाया है, लेकिन अगर आप इसको पीछे से देखोगे तब आपको ये वाली जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये दिखेंगी। जैसे आप यहाँ देखो, क्या आपको यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड दिख रही है? नहीं दिख रही। लेकिन आप इसी को अगर इसी बंदे के अगर पीछे जाके आप देखोगे ना, तो पीछे की तरफ नेक पोर्शन की तरफ आपको वो 2 ग्लैंड्स दिख जाएंगी। जैसे ये आपका वेंट्रल सेक्शन है आगे की तरफ, और वहीं अगर मैं पीछे हो जाऊँ तो पीछे से अगर आप देखोगे तो आपको ये 4 ग्लैंड्स दिख जाएंगी इस थाइमस ग्लैंड में। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होती है? थाइमस ग्लैंड के डोर्सल साइड में होती है, मतलब पीछे की तरफ होती है, ठीक है। तो डोर्सल साइड में आपको ये ग्लैंड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, इस वाले जो ग्लैंड है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक होता है एंडोक्राइन पार्ट, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। एक होता है एंडोक्राइन पार्ट जिसके पास 2 लोब्स होते हैं, और वो 2 लोब्स कौन से मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। और एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट जो बीच वाला है, जिसे आप कहते हो क्या? इस्थमस, जो कनेक्ट करेगा इन दोनों को आपस में, ठीक है, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला है। डन। अगर हम इसी वाले ग्लैंड को अगर जूम इन करें तो हमें इसके अंदर क्या दिखेगा, ये उसे ड्रॉ करते हैं। सो इफ़ आई जूम इन दिस स्ट्रक्चर, सो व्हाट आई विल फाइंड, आई विल सी कि मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पे ये ऊपर की तरफ क्या है, ये है फाइब्रस प्रोटेक्टिंग है इसकी ऊपर की आसपास की। तो फाइब्रस टिश्यू मिलेगा आपको ऊपर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है।
ओके। इसके अलावा अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर आपको मेन सेल्स मिलेंगी। दो तरह की सेल्स होती हैं इसके पास, एक होती हैं फॉलिकुलर सेल्स, एक होती हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज विद पैराथायरॉयड ग्लैंड और पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये पूरा एक थायरॉयड ग्लैंड है, इसके अंदर 4 छोटी छोटी क्या हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं। लेकिन इसी वाली जो थायरॉयड ग्लैंड है ना, इनको हटा दो, पैराथायरॉयड को हटा दो। इसके अलावा इसी थायरॉयड ग्लैंड के अंदर आपको कुछ क्या मिलेंगी, पैराफॉलिकुलर सेल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पैराफॉलिकुलर सेल्स किसका पार्ट है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का या फिर थायरॉयड ग्लैंड का, तो थायरॉयड ग्लैंड का पार्ट है। मेरी इस बात को वापस सुनना ध्यान से कि आपके पास ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड, उसके अंदर एक और ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। लेकिन जो अगर आपसे पूछे बताओ थायरॉयड ग्लैंड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो थायरॉयड ग्लैंड में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होती है फॉलिकुलर सेल्स, एक होती है पैराफॉलिकुलर सेल्स। आइए इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं। तो इस जो ग्लैंड है आपके पास थायरॉयड ग्लैंड, इसके पास 2 चीज़ें हैं। ये जो थायरॉयड ग्लैंड है इसके पास 2 सेल्स होती हैं, एक होती हैं फॉलिकुलर सेल्स, जिसको आप एक और नाम से जानते हो एसाइनल सेल्स, ठीक है, और दूसरी सेल्स होती है पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स, तो ये 2 तरह की सेल्स होती हैं। आइए इसका फंक्शन जानते हैं। तो पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ आपकी फॉलिकुलर सेल्स। तो ये तो मान लो हो गई फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, ये हो गई आपकी ये फॉलिकुलर सेल्स हो गई। और इसके अलावा साइड में क्या मिलेंगे आपको, पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो ये हो गई पैराफॉलिकुलर सेल्स, और बीच में क्या भरा हुआ है, ये है स्ट्रोमा। ठीक है, ये लेबलिंग करते हैं। तो ये तो हो गई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, दीज आर फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर या फॉलिकल सेल्स। ठीक है, जिसे आप एसाइनल सेल्स भी कहते हो। इसके अलावा जो इस फॉलिकुलर सेल के अंदर वाला पार्ट है ना, इसे आप कहते हो कॉलॉइड। दिस इज कॉलॉइड, जिसके अंदर थायरोग्लोबुलिन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन भरा होता है। थायरोग्लोबुलिन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन भरा हुआ होता है। इसके अलावा ये फॉलिकुलर सेल्स के बीच में जो जगह है उसे आप कहते हो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में लूज एरियोला कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होगा। और इसके अलावा ये जो साइड की जो सेल्स पड़ी हुई हैं बीच बीच में, इसे आप कहते हो पैराफॉलिकुलर सेल्स। आई रिपीट, मुझे बताओ कि पैराफॉलिकुलर सेल किसका पार्ट है, थायरॉयड ग्लैंड का या पैराथायरॉयड ग्लैंड का? गेस इट फास्ट। दैट इज अ पार्ट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड तो अलग ही ग्लैंड है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ थायरॉयड ग्लैंड पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 तरह की सेल्स है, वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी है। एक तरह की सेल ये है, एक तरह की सेल ये है। ठीक है, अब जानते हैं कि कौन सी वाली सेल क्या करती है, उसका फंक्शन जान लेते हैं। और लेट्स राइट अबाउट दिस कनेक्टिव टिश्यू, दिस स्ट्रोमा, ये क्या चीज़ है, कॉलॉइड क्या है, ये इसके बारे में कुछ कुछ बातें लिखते हुए चलते हैं। ब्रिंगिंग यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप इसको एक बार डायग्राम देख लीजिए ध्यान से, कहाँ पे पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। तो ये हो गया इस्थमस। ठीक है, इस्थमस के अलावा ये लेफ्ट लोब, ये इसका राइट लोब है, ये ट्रैकिया हो गई, और ये इसके आपको पता है एडम्स एप्पल हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर जो है, दिस इज थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, आगे आते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले क्या आता था थायरॉयड ग्लैंड के अंदर, ऊपर की तरफ एक कवरिंग कॉल्ड एज फाइब्रस कनेक्टिव या फाइब्रस प्रोटेक्शन। फाइब्रस टिश्यू आप बोल सकते हो, जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। पहली चीज़ है इसके पास फाइब्रस टिश्यू विच इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन। ठीक है सर, दूसरा और क्या है इसके पास, दूसरा होता है इसके पास स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या भरा हुआ है, स्ट्रोमा इज लाइक एक फिलिंग सब्सटेंस है जो खाली स्पेस को फिल कर रहा है, एंड इसमें भरा होता है लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये यहाँ पे भरा हुआ होगा। इसके अलावा तीसरा पार्ट अब इसमें क्या आता है, वो आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस इज कॉल्ड एज फॉलिकल सेल्स, है ना। क्या मिलेगा, थायरॉयड ग्लैंड के अंदर क्या मिलेगा आपको, फॉलिकल सेल्स मिलेंगी। तो फॉलिकल्स में क्या मिलेगा आपको, फॉलिकल सेल्स, या जिसी को आप
एसिनल सेल्स भी कहते हो। ये दो तरह की सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्या काम है इन सेल्स का? जो फॉलिकल सेल्स होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड का मेन हार्मोन है उसको रिलीज करवाती हैं, एंड दैट हार्मोन इज T3 T4, जिसे आप थायरॉक्सिन भी कहते हो। ठीक है, तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट करवाएगी, कौन सा? T3 या T4, जिसे आप थायरॉक्सिन कहते हो, जिसे आप थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हो, उसको रिलीज करवाएंगे। और कौन है जो इस थायरॉक्सिन हार्मोन, मतलब ये थायराइड ग्लैंड जो है ये किसके कंट्रोल में होता है? आपको याद हो तो पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता था जिसका नाम था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये वाला जो हार्मोन है ये उसके कंट्रोल में होता है। तो इट इज रेगुलेटेड बाय, इट इज, कौन है जो इसे रेगुलेट करेगा? रेगुलेटेड बाय TSH ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो TSH हार्मोन है वो इसको रेगुलेट करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरा, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये है तो सेल ही, तो कौन से सेल्स होते हैं? दीज आर सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं? दीज आर सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। और दैट्स अबाउट दिस फॉलिकल सेल्स। इसके अलावा दूसरे सेट ऑफ सेल्स हमें कौन से मिले थे? अच्छा, इसमें पहला पार्ट तो ये है ना, फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स के अलावा और क्या था याद करो? ये फॉलिकल सेल्स हैं, लेकिन फॉलिकल सेल्स के अंदर आपको कॉलॉइड मिल रहा था, जिस कॉलॉइड में अगेन कुछ भरा हुआ है। आइए उसकी बात करते हैं। तो इस कॉलॉइड सेल में आपको और क्या मिलेगा? दूसरा पार्ट मिल जाएगा। सॉरी, फॉलिकल सेल्स में आपको एक तो फॉलिकल सेल्स मिले हैं, उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसे आप कहते हो कॉलॉइड। नाउ व्हाट दिस कॉलॉइड इज मेड अप ऑफ? तो इट इज़ द फिलिंग स्पेस। ये जो है आप कह सकते हो फॉलिकल सेल्स के अंदर फिलिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो फिलिंग स्पेस ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल के बीच में जो फिलिंग वाला पार्ट है उसे कॉलॉइड कहते हो। क्या, किस चीज़ से बना हुआ है ये? तो इसके अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? इसके अंदर पाया जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जिसे आप कहते हो थायरोग्लोबुलिन। तो यू विल सी इसके अंदर पाया जाएगा थायरोग्लोबुलिन, यस, थायरोग्लोबुलिन, जो क्या है? एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ फिलिंग सब्सटेंस। तो इट इज अ फिलिंग सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल। ये आगे समझ में फॉलिकल्स क्या थे। इसके अलावा दूसरा पार्ट क्या होता है? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स भी होते हैं। नाउ पीपल डू नॉट गेट कन्फ्यूज, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका पूरा थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो तरह की सेल्स हैं, एक है फॉलिकुलर सेल जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। फॉलिकल सेल्स के अंदर क्या होता है? कॉलॉइड होता है। इसके अलावा एक और तरह की सेल्स पाई जाती है जिसे आप कहते हो पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो मैं बता रहा हूँ आपको पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या होती हैं। तो सेकंड तरह की सेल्स कौन सी है? पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या करती हैं ये? तो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं ये एक अगेन अलग तरह का हार्मोन रिलीज करती हैं, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी साइलेंट इट। हाँ, तो कौन सा वाला हार्मोन ये रिलीज़ करते हैं? तो ये रिलीज़ करती है एक हार्मोन जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन। क्या फंक्शन है इसका अभी हम समझेंगे। फॉलिकल सेल्स के जो हार्मोन्स है T3 T4, इसका फंक्शन क्या है वो भी अभी हम समझेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ आपको मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, या फिर जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये दो तरह के हार्मोन्स जो हैं रिलीज करते हैं। ये हार्मोन है किसके? पैराफॉलिकुलर सेल्स के। तो कोई पूछे बताओ थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है? तो अब ये पूरी थायराइड ग्लैंड के बारे में पूछ रहा है। तो पूरी थायराइड ग्लैंड जो है, पहला तो वो T3 T4 थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, और दूसरे थायरोकैल्सिटोनिन। दो तरह के हार्मोन जो है इस थायराइड ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं। पहला सेट ऑफ हार्मोन ये हो गया, दूसरा सेट ऑफ हार्मोन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दो तरह के हार्मोन्स जो हैं वो ये सिक्रीट करती हैं। चलिए आगे आते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम पहले टाइप के हार्मोन की बात करेंगे, ये वाला T3 T4। तो फॉलिकुलर सेल्स ने जो ये वाला हार्मोन रिलीज़ किया है ना, इसके फंक्शंस जानते हैं, क्या फंक्शन होते हैं इस हार्मोन के। तो पहला टाइप थायराइड हार्मोन कौन सा? जिसे आप T3 T4 भी कहते हो,
ठीक है। ये एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इट इज़ अ आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, इसमें 65% आयोडीन होता है। इन हार्मोन्स में 65% आयोडीन होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी काम करते हैं, यहाँ पे टेबल फॉर्म कर लेते हैं और हम इन दोनों को ना आपस में कंपेयर कर लेंगे कि T3 और T4 में क्या डिफरेंस है, क्या कोई फ़र्क है इनमें या नहीं है। तो पहले यहाँ लिखते हैं T3 और यहाँ लिखते हैं T4। व्हाट हैपन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या डिफरेंस है। T3 T4, T3 को आप एक और नाम से जानते हो, इसे आप कहते हो ट्राई आयोडो ट्राई आयोडो थायरोनिन, और इसे आप कहते हो ट्रेट्रा आयोडो थायरोनिन, ठीक है। ये इसके नाम होते हैं T3 और T4 का। T4 का एक और नाम है, इसे आप थायरॉक्सिन भी कहते हो, इसे आप थायरॉक्सिन भी कहते हो, ठीक है। चलिए, पहली बात। इसके अलावा दूसरी बात आप क्या कह सकते हो कि जो T3 हार्मोन है, ये हार्मोन जो है ये कम मात्रा में पाया जाता है, ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर को आप अपने थायराइड ग्लैंड में कोई हार्मोन ढूंढ रहे हो तो ज़्यादा हार्मोन कौन सा मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 90% कौन मिलेगा आपको? T4 की फॉर्म में ही थायरॉक्सिन हार्मोन मिलने वाला है। और वहीं अगर मैं बात करूँ T3 के बारे में, तो T3 आपको सिर्फ कुछ 10% ही मिलेगा। तो ये कुछ आपको सिर्फ 10% फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। किसका ज़्यादा लॉन्ग पीरियड है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक कौन सा हार्मोन जिंदा रह सकता है, T3 या T4? तो T4 ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकता है, तो इट इज़ हैविंग अ लॉन्गर पीरियड। कितना? 8 से 10 दिन। तो ये 8 से 10 दिन तक ये हार्मोन बना रहेगा, तो ठीक है। 8 से 10 दिन बाद ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसका समय और भी कम होता है, दैट इज़ सिर्फ 2 से 3 दिन तक ही जिंदा रह पाएगा ये। तो इसका जो पीरियड ऑफ सर्वाइवल है दैट इज़ ओनली 2 to 3 days। लेकिन ज़्यादा पोटेंट कौन है? देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, दो तरह के हार्मोन्स क्यों हैं, T3 और T4। आपके थायराइड ग्लैंड में ना हार्मोन्स बना दिए, है ना। अब वो हार्मोन्स को हमें स्टोर करके रखना है और फिर जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसको कन्वर्ट करके, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे भेज देना है। तो एक आप मान लो, ऐसा आइडिया ले लो, ऐसा होता नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये मान लो एक इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। आपकी थायराइड ग्लैंड में इस फॉर्म में थायरॉक्सिन हार्मोन पड़ा हुआ है, जैसे ही इसकी नीड पड़ेगी इसको इसमें कन्वर्ट करके आप फटाफट से भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लेस पोटेंट होता है, लेस पोटेंट मतलब ये इतना एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव होता है, तो इट इज़ मोर पोटेंट, ठीक है। तो जब भी नीड पड़ने वाली तो क्या होगा, नीड के टाइम पे हम T3 को, क्योंकि स्टोर फॉर्म कौन सी है, T4 है ना, तो T4 को हम T3 में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम एक्टिव कर देते हैं इस फॉर्म में। कहाँ पे? ऑर्गन वाली साइड पे, जिस भी जगह पे इस हार्मोन की ज़रूरत है वहाँ पे इसको एक्टिव करके हम भेज देंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। होपफुली आपको ये T3 T4 में डिफरेंस समझ में आ चुका है। फंक्शन लिखते हैं, क्या फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन ये हार्मोन परफॉर्म करता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है इसका वो ये है कि इट रेगुलेट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ग्रोथ। ये तीनों तरह की ग्रोथ को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो पिट्यूटरी था, जो ग्रोथ हार्मोन निकलवाता था, वो सिर्फ आपकी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन यहाँ पे ये जो हार्मोन है ये आपकी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ, तीनों ही ग्रोथ डेवलप करवाता है। तो अगर किसी पर्सन में इस वाले ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उसकी कमी हो गई, सो इन दैट केस उसकी मेंटल पे भी अफेक्ट पड़ेगा, उसका IQ लो हो जाएगा, ठीक है। पहला काम होता है इसका। दूसरा काम होता है कि ये आपकी बॉडी का BMR रेगुलेट करता है। BMR मतलब बॉडी मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करेगा। और BMR को रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि अगर आपको अपनी बॉडी का BMR रेगुलेट करना है तो BMR में क्या होता है, आपकी बॉडी की जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये सेलुलर रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ करेगा।
सेलुलर रेस्पिरेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब एटीपी का अपटेक भी ज़्यादा होगा, एटीपी का अपटेक बढ़ जाएगा। एटीपी का अपटेक ज़्यादा है तो कौन बना रहा है इस एटीपी को? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी इंक्रीज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर आपको पता है एटीपी ज़्यादा बन रही है मतलब हीट प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो बॉडी में हीट भी क्या होगी? ज़्यादा बनेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर भी राइज कर जाता है इस वाले ग्लैंड की वजह से, ठीक है। तो आप कहोगे इसके साथ साथ ये हीट ज़्यादा बनाएगा, बॉडी की हीट इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसी के साथ साथ आपकी जो बॉडी का हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, HR इज हार्ट रेट, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या होता है इसका? ये आपकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाएगा, जो हमने वहाँ लिख लिया है, साथ में कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ करवा देगा, साथ में बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करवा देगा। तो इसके होते हुए ये सारे काम यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा और क्या काम है इसका? चौथा फंक्शन, ये बॉडी के अंदर प्रोटीन एनाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैल्शियम फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करता है। तो आपकी बॉडी का प्रोटीन एनाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय दिस हार्मोन। और फिफ्थ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन भी करवाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका फंक्शन। देखो ध्यान से, आपको याद है ऐसा और कौन सा हार्मोन था जो प्रोटीन एनाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था? याद करो, ग्रोथ हार्मोन विच इज़ रिलीज बाय द पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी की मसल्स को ग्रो करवाता है, बोन इलोंगेशन करवाता है, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करवाता है ना। ये सारे काम हमने पढ़े थे वापस से। फिफ्थ सिक्स्थ फंक्शन होता है इसका कि आपकी बॉडी के अंदर इरेथ्रोपोइसिस करवाता है। ये इरेथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन करवाएगा। सेवन फंक्शन होता है इसका कि आपकी बॉडी के अंदर जो सीएनएस है उसे डेवलप करवाता है। तो आपकी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको डेवलप करवाने के लिए अगेन ये हार्मोन चाहिए होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस, तो आपकी बॉडी का सीएनएस डेवलप करवाएगा। एट्थ फंक्शन होता है इसका कि ये फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। सो रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करेगा। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर नाइन्थ फंक्शन इसका ये होता है कि ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज इन ब्लड। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ही बढ़ाएगा। तो आपको याद हो तो जो हार्मोन्स आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाते हैं उन्हें आप कहते हो डायबिटोजेनिक हार्मोन्स, है ना। और ऐसा कौन सा हार्मोन है इसके अलावा और कौन सा हार्मोन है जो डायबिटोजेनिक होता है? इंसुलिन को छोड़ दो, सॉरी ग्लाइकोजन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और इसके अलावा तीसरा हार्मोन आपको मुझे कमेंट करना है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो वापस से नोट्स रिवाइज करना, और कौन सा हार्मोन था जो कि डायबिटोजेनिक था ये आपको कमेंट करना है। तो ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल, तो इसे आप डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हो, डायबिटोजेनिक हार्मोन, ठीक है। डायबिटोजेनिक हार्मोन भी आप इसे कहते हो। तो इरेथ्रोपोइसिस हो गया, सीएनएस डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन हो गया, ये हो गया। तो ये सारे जो हैं आपके सामने इसके फंक्शंस मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो 9 फंक्शंस हैं, ये 9 फंक्शंस आपको ध्यान से याद होने चाहिए। एंड दैट्स अबाउट दिस। हमने यहाँ पे पहला वाला फॉलिकल सेल से निकलने वाले T3 T4 हार्मोन को पढ़ लिया है, इसका फंक्शन क्या है और T3 T4 क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि पैराफॉलिकुलर सेल से जो हार्मोन निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, है ना। फिर हम इनकी डिसीज़ पढ़ लेंगे। तो डिसीज़ वाला पार्ट मैं इसके बाद पढ़ा दूंगा आपको। पहले काम करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये रहा हार्मोन ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो पैराफॉलिकुलर सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन, जिसे आप TCT भी कहते हो। और ये नॉन आयोडीन है, इसमें आयोडीन नहीं पाया जाता। ये अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा हार्मोन आयोडीन कंटेनिंग है, कौन सा आयोडीन कंटेनिंग नहीं है। फंक्शन क्या होता है इसका? ये आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है ना, ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसे कम करवा देगा। सो इट रिड्यूसेस कैल्शियम इन ब्लड। कैल्शियम लेवल को ये आपकी बॉडी आपके ब्लड में डिक्रीज़ करवाएगा। और सोचो अगर ये आपके ब्लड में कैल्शियम को डिक्रीज़ करवा रहा है तो मतलब ये ब्लड में से कैल्शियम निकाल के कहाँ भेजेगा?
या तो बोन्स के पास भेजेगा ताकि बोन्स स्ट्रॉन्ग हो सके, बिकॉज बोन्स नीड कैल्शियम, राइट, या फिर ये जो कैल्शियम है उसको यूरिन में डाल देगा ताकि वो कैल्शियम यूरिन से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये ब्लड में से अगर कैल्शियम को कम करवा रहा है, मतलब ब्लड में से कैल्शियम को निकलवा दे रहा है, तो बताओ इसे क्या कहोगे, हाइपर कैल्सिटोनिन, या फिर सॉरी कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर रहा है ब्लड के अंदर, है ना, तो इट इज डिक्रीजिंग कैल्शियम इन ब्लड। तो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है ये, हाइपोकैल्सिमिक इफेक्ट या फिर हाइपर कैल्सिमिक इफेक्ट, तो इट इज शोइंग हाइपोकैल्सिमिक इफेक्ट। तो आपके ब्लड पे हाइपोकैल्सिमिक इफेक्ट शो करता है, और ये क्या करेगा, ये इस कैल्शियम को या तो कैल्शियम एक्सक्रीटेड इन यूरिन, या तो ये उस कैल्शियम को यूरिन में डाल देगा, या फिर ये उस कैल्शियम को बोन के पास भेज देगा, है ना, सेंड कैल्शियम टू बोन, और इससे क्या होगा, बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये काम होता है किसका, इस पैराफॉलिकुलर सेल से निकलने वाले थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का। नाम में आ रहा है ना कैल्शियम, तो एक कैल्शियम के साथ खेलता है आपकी बॉडी के अंदर। डन है, ये हमने इसके फंक्शंस पढ़ लिए। आइए डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के, और ये दोनों ही तरह की ग्लैंड्स हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, ठीक है। फॉलिकुलर सेल से T3 T4 फंक्शन क्या है, क्या T3 T4 क्या होता है, पैराफॉलिकुलर से कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका फंक्शन क्या होता है। अब समझते हैं कि अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, इस हार्मोन की कमी हुई तो क्या हो जाएगा, है ना। फटाफट से इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, देन वी विल एंड दिस सेशन ऑल्सो, ठीक है। तो बात करते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड की कमी हो गई है तो बताओ कौन सी डिसीज़ होगी। सबसे पहली डिसीज़ यहाँ पे जो हो जाती है उसे आप कहते हो गॉइट्रे, सिंपल गॉइट्रे, ठीक है, सिंपल गॉइटर ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन बॉडी। आपको पता है अगर बॉडी में आयोडीन नहीं होगा तो फिर T3 T4 भी नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन देयर विल बी लेस प्रोडक्शन ऑफ T3 T4, और फिर जो T3 T4 हार्मोन फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज सिंपल गॉइटर। इसमें क्या होगा, नेक वाले पोर्शन पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो स्वेलिंग इन नेक, ठीक है। ये हो गया पहली डिसीज़। दूसरी डिसीज़ पढ़ते हैं जिसे आप कहते हो क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है ये सेकंड डिसीज़ है। ये कब होती है, तो पहली बात तो इट इज़ अ कॉन्जेंशियल डिसीज़, ठीक है, मतलब ये आपको बाय बर्थ मिलने वाली है, तो बचपन से ही ये डिसीज़ होगी तो किसी को होगी, ऐसा नहीं कि लाइफस्टाइल में ये कोई पर्सन ऑब्टेन करेगा इस डिसीज़ को, तो इट इज़ कॉन्जेंशियल डिसीज़, पहली बात। दूसरी बात, ये जो होती है ना क्रेटिनिज्म, ये चाइल्डहुड में होती है, तो इट्स अ चाइल्डहुड डिसीज़। तो या तो ये कॉन्जेंशियल होगी या फिर ये चाइल्डहुड में बच्चों को हो जाएगी, एडल्ट में नहीं होती। एडल्ट में इसका इम्पैक्ट होगा लेकिन एडल्ट में जाके नहीं होती है ये डिसीज़, ठीक है। क्या होता है इस डिसीज़ में, तो पहली चीज़ इस डिसीज़ में जो होती है वो ये है कि बॉडी का कार्डियक आउटपुट, बॉडी की हार्ट बीट, बॉडी की जो टेम्परेचर है, ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट, ये सब कुछ कम हो जाती है। इस वजह से उस पर्सन को कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब वो पर्सन ना थोड़ी सी भी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। हल्की सी भी ठंड हुई ना तो उससे वो बर्दाश्त नहीं होगी, और फिर वो मतलब शायद हो सकता है कि मरी जाए वो पर्सन, या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उसकी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन उसके साथ हो जाएगी अगर को इस वाले हार्मोन की कमी हो गई। हाइपोसिक्रेशन मतलब लेस प्रोडक्शन, तो अगर ये हार्मोन कम बनेगा चाइल्डहुड में तो इन दैट केस क्रिटिनिज्म हो सकता है, जिससे क्या होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है इस डिसीज़ के अंदर, तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि शायद उस पर्सन में गोनेट्स इनफर्टिलिटी हो जाए, तो ये इसका सिम्टम है। अगर सवाल आए बताओ कौन सा हार्मोन के लेस प्रोडक्शन से गोनेड इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो वो है T3 T4, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकता है ये, तीसरा इसकी कमी से आप कह सकते हो कि जो लिम्स होंगे ना, या फिर जो पेट होगा, एब्डोमेन, वो पॉट बेले बन जाएगा, पॉट
बेली, मतलब पेट ना बिल्कुल ऐसे मटके की तरह स्वेल कर जाएगा और पीजन चेस्ट हो जाएगी, पीजन चेस्ट, चेस्ट वाला पोर्शन जो है ये अंदर धस जाएगा और पॉट बेली जो है आपका बेली है वो स्वेल कर जाएगा। दिस इज व्हाट द कंडीशन कैन हैपन इन द केस ऑफ क्रिटिनिज्म। ये हो गई सेकंड डिसीज। तीसरी डिसीज की बात करते हैं। तो भाई ध्यान रखना, आपको करना क्या है, आपको इन डिसीज का नाम क्यों होती है, ज़्यादा या कम सिक्रेशन से, और इसके सिम्टम्स क्या हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। पीजन चेस्ट, अब आता है एक और डिसीज जिसका नाम है मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा या इसे गुल्स डिसीज भी कहते हैं, ठीक है। गुल्स डिसीज है मिक्सोडीमा। इसमें क्या होता है, इसमें यू विल सी कि एक पर्सन जो उसमें भी सेम सिम्टम होंगे। आपको पता है अगर T3 T4 कम हो रहा है बॉडी में, तो T3 T4 करता क्या था, ये आपकी बॉडी के अंदर BMR को रेगुलेट करता था। देखो BMR रेगुलेशन साथ साथ में इन तीनों को मेंटेन करता था। लेकिन अगर मान लो ये इसका प्रोडक्शन कम हो गया T3 T4 का, तो ये सब कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो आप कहोगे इसकी कमी की वजह से क्या होगा, ये एडल्टहुड में होगा, पहली बात। क्या होगा इस सिचुएशन में, पहला बॉडी का जो कार्डियक आउटपुट है या फिर हार्ट रेट है या फिर बॉडी टेम्परेचर है, ये सब कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी, ठीक है। तो पर्सन जो है थोड़ी सी भी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर दोनों ही सेम है, तो हम कैसे पहचानेंगे किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, इसकी या फिर इसकी। तो एक डिफरेंस यहाँ पे आता है कि इस वाली कंडीशन में क्या होता है, फ्लफी फेस एंड लिम्स। इस वाले पर्सन, अगर किसी पर्सन को मिक्सोडीमा है तो उसके फेस, उसके लिम्स स्वेल कर जाएंगे, फ्लफी हो जाएंगे। तो ये डिसीज़ है तीसरी वाली। एक चौथी डिसीज़ और होती है जिसे आप कहते हो हशीमोटोस डिसीज़, है ना। ये आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बस इसमें इतना ध्यान रख लो कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें जो है T3 T4 कम बनेगा, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब खुद की बॉडी की सेल्स ही इसको बना नहीं पाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ये 4 डिसीज़ हैं किस चीज़ की, हाइपोसिक्रेशन की। अब बात करते हैं अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा। तो हाइपर सिक्रेशन से आपको खुशी होगी कि यार सिर्फ एक ही डिसीज़ आपको पढ़नी है, जिसे आप कहते हो एक्सोप्थेल्मिया, या इसी को आप कहते हो ग्रेव डिसीज़। कई बार क्वेश्चन में ना ग्रेव डिसीज़ बोलता है वो, या फिर एक्सोप्थेल्मिया पूछ सकता है, ठीक है। दोनों ही सेम डिसीज़ है। और इसमें क्या होता है, देयर इज अ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ किस चीज़ का एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगा, T3 T4, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट या फिर बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इस कंडीशन में उस पर्सन को हो जाएगी हीट इंटॉलरेंस, मतलब वो थोड़ी सी भी ना गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। तो ये बात आप याद रख लोगे ना कि किस वाली केस में कोल्ड इंटॉलरेंस होता है और किस वाली कंडीशन में हीट इंटॉलरेंस होता है, ठीक है। तो इस वाली में हीट इंटॉलरेंस होने वाला है। इसके अलावा इसका मेन सिम्टम क्या है कि इसमें यू विल सी कि एक पर्सन जो है इस कंडीशन में, ग्रेव डिसीज़ में, जो पर्सन होता है ना वो आप कह सकते हो एक तरीके से ना बहुत वीक सा हो जाता है इस वाली डिसीज़ के अंदर जो पर्सन है। तो अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हुआ थायराइड हार्मोन का, तो बॉडी का कार्डियक आउटपुट वगैरह ये सब तो इंक्रीज होगा ही होगा, साथ साथ में प्रोट्रूडिंग आइज भी हो जाएगी। मतलब एक तरीके से क्या होगा, वो पर्सन जब आपको देख रहा होगा ना तो आपको लगेगा कि यार वो आपको घूर रहा है, तो उसकी आंखें ना ऐसे बाहर की तरफ आ जाती हैं। तो इट्स लाइक उसको परमानेंट क्या हो जाएगी, प्रोट्रूडिंग आइज, मतलब बल्जिंग आउट ऑफ आइज। तो उसकी आंखें ना ऐसी उभरी हुई होंगी, आपको लगेगा कि वो कांस्टेंट फ्रॉनिंग कर रहा है आपको, कांस्टेंट फ्रॉनिंग मतलब क्या होता है, घूरना। तो कॉन्स्टेंटली वो आपको फ्रॉन कर रहा है, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। और इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये कैंसर कॉज कर सकता है, कैंसर।
ठीक है। थायराइड कैंसर इसकी वजह से हो सकता है अगर ये डिसीज़ होगी तो। सो वी हैव डन दिस थायराइड ग्लैंड, हमने पूरा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट कर लिया है। अब एक ग्लैंड और बचता है जो आपको पता है, वेट है ना, बस 2 मिनट का टॉपिक और है, उसे हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। एंड यू कैन सी राइट हेयर कि हमने 2 बात करी थी। एक तो हमने ये तो पढ़ लिया, कौन सा, ये फॉलिकल सेल्स का ये पूरा थायराइड ग्लैंड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस थायराइड ग्लैंड में पीछे की तरफ क्या थे, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो ये इन्हें और पढ़ लेते हैं कि इन पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो डोर्सल साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। तो ये थायरॉयड ग्लैंड है, उसी के पीछे की तरफ होंगे आपको 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो डोर्सल साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड वहाँ पाया जाएगा। नंबर कितना होता है, 4 होते हैं नंबर में। ओरिजिन कैसा है इसका, एंडोडर्मल। तो ये एंडोडर्म लेयर से बनता है ये वाला ग्लैंड। ठीक है, हार्मोन कौन सी सेल्स हैं जो इस हार्मोन को बनाती हैं, तो इस पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास कुछ सेल्स होते हैं जिसे आप कहते हो चीफ सेल, और ये चीफ सेल इसके हार्मोन को बनाती है। कौन सा हार्मोन होता है इसके पास, सेम पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। इजी है ना, थायराइड से निकलने वाला थायराइड हार्मोन, पैराथायरॉयड से निकलने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो ये वाला हार्मोन यहाँ पे निकलता है इससे, और ये करता है क्या है, ये इंटरेस्टिंग है। आपको याद है कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स, मैं आपको याद दिलाता हूँ। थायराइड ग्लैंड था, थायराइड ग्लैंड में 2 तरह की सेल्स थी, फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स निकलवाती हैं T3 T4, पैराफॉलिकुलर सेल्स निकलवाती थी कैल्सिटोनिन, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम कर देता है। ये वाला हार्मोन उसके ऑपोजिट काम करेगा, तो ये आपके ब्लड में ना कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर देगा। तो एक कैसा इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कैल्सिमिक इफेक्ट, हाइपर कैल्सिमिक इफेक्ट शो करता है आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, मतलब क्या है इसका, इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये आपका ब्लड है, तो ब्लड में ये आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से कैल्शियम को लाके आपके ब्लड में डाल देगा। कहाँ कहाँ से ला सकता है, आपको पता है आपकी बॉडी में कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है, एक तो बोन्स में, तो ये बोन से कैल्शियम निकालेगा और आपके ब्लड में डाल देगा। दूसरा, आपको पता है आपके इंटेस्टाइन में जो आप खाना खा रहे हो उसमें कैल्शियम है, तो ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर सकता है। तीसरा, आपको पता है यूरिन में कैल्शियम निकल रहा है, तो यूरिन से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन किया जा सकता है। तो ये कैसे करेगा, 3 तरीके से कर सकता है। पहला, या तो बोन्स में से कैल्शियम रीएब्जॉर्ब कर ले, बोन्स में से कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन। आपको पता है अगर बोन्स में से कैल्शियम को निकाल लोगे तो बोन्स कैसे हो जाएंगी, डीकैल्सिफाइड, बोन्स वीक हो जाएंगी। तो ये डीकैल्सिमिक इफेक्ट शो करता है, डीकैल्सिमिक या डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। ठीक है, क्या करेगा ये, डी कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, इंटेस्टाइन में से कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा, कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम, कहाँ से, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में से रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा। और तीसरा, साथ साथ और क्या कर सकता है ये, यूरिन में से कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा। तो कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, जो किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का। ठीक है, तो ये 3 जगहों से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करके ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर सकता है। तो आप यहाँ पे नोट पॉइंट देख लो कि पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन था, याद है जो अभी हमने पढ़ा है, और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो कहाँ से निकला था, पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। तो ये दोनों हार्मोन कैसे होते हैं आपस में, एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे से ये ऑपोजिट काम करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब लास्ट में हम एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं कि इसके बॉडी में अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, और अगर इसकी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा। फंक्शन तो आप समझ चुके हो कि आपके ब्लड में ये कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन इस कैल्शियम लेवल के इंक्रीज़ या डिक्रीज से क्या होगा ये उसको पढ़ लेते हैं। तो अगर मान लो इस थायरॉयड ग्लैंड, ये जो आपका हार्मोन है ना, कौन सा, पैराथायरॉयड हार्मोन, नॉट थायरॉयड हार्मोन, इट्स पैराथायरॉयड हार्मोन। जस्ट गिव मी अ मिनट।
अगर इसका ज़्यादा प्रोडक्शन या कम प्रोडक्शन हुआ तो आइए जानते क्या होगा। तो इफ़ देर इज़ हाइपोसिक्रेशन, अगर ये बॉडी में कम सिक्रीट होगा तो आपको पता है कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो ये इंक्रीज़ करा था वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा, मतलब ब्लड में कैल्शियम कम होगा, मतलब आपकी सेल्स तक भी कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा। अब सेल्स में क्या फंक्शन होता है इस कैल्शियम का कि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाए। देखो इसीलिए कैल्शियम के साथ हम इतना फोकस कर रहे हैं। वाई कैल्शियम? दो ग्लैंड्स कैल्शियम पे फोकस कर रही है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर रही हैं, कैल्शियम को डाल रही हैं। क्यों? द रीज़न इज़ कि कैल्शियम आपकी बॉडी में ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर बोन्स में डेवलपमेंट में यूज़ होता है। कैल्शियम जो है आपके टीथ फॉर्मेशन में यूज़ होता है, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कैल्शियम जो है ये नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करवाता है। ये सारे काम कैल्शियम के हैं, इसीलिए हम कैल्शियम पे इतना फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यार देखो, अगर कोई ये वाला हार्मोन ज़्यादा कम सिक्रीट होगा तो कम सिक्रीशन से क्या हो जाएगा, एक डिसीज जिसे आप कहते हो मस्क्यूलर टेटने। आपको पता है कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा इस हार्मोन की वजह से, अगर एक कम सिक्रीट होगा तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, और ब्लड में कैल्शियम नहीं है तो सेल्स तक कैल्शियम नहीं पहुंचेगा, और सेल्स तक कैल्शियम नहीं पहुंचेगा तो मस्कुलर टेटने, मतलब आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। तो देयर इज पहली चीज़ तो नर्व इरेबिलिटी, ठीक है, नर्व इरिवर्सिबिलिटी, मतलब कि आपकी नर्व्स जो है उसमें कंडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देयर इज़ अ कांस्टेंट या सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल जो आपकी मसल्स अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएंगे, वो ठीक से वापस से नॉर्मल नहीं हो पाएंगी, तो इससे मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। दीज आर द डिसीज जो इसमें हो जाएगा। वहीं अगर मान लो इसका ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो ब्लड में क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो कि आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ये वाला हार्मोन, ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो ये आपके बोन में से कैल्शियम निकाल के सारा कैल्शियम कहाँ डाल देगा, आपके ब्लड के अंदर, तो मतलब बोन्स जो हैं बहुत वीक हो जाएंगी, तो यहाँ पे डिसीज़ हो जाएगी जिसे आप कहते हो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, वीकनिंग या फिर बोन्स का सॉफ्ट हो जाना, सॉफ्ट एंड पोरस बोन। तो बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी, इस वजह से वो वीक हो जाएंगी और इस वजह से ईजिली फ्रैक्चर हो सकता है, ईजिली फ्रैक्चर। तो बॉस ये डिसीज़ हैं जो हमने पढ़नी थी, एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द ग्लैंड्स और उनके डिसीज़ और उनके फंक्शंस भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक बार फटाफट से नज़र मारो, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फटाफट से कुछ सवाल लगा लेते हैं। तो पहली ग्लैंड पाइनियल ग्लैंड, क्या याद रखना है आपको कि मेलाटोनिन हार्मोन है। क्या करता है ये, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करता है और इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड आपकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स को रेगुलेट करेगा, है ना। हैसल सेल्स जो है इसकी मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं। थायराइड ग्लैंड जो है इसमें दो पार्ट हैं, पहला थायराइड और पैराथायराइड, दो ग्लैंड्स हैं। पहले बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो T3 T4 हार्मोन रिलीज करती है और पैराफॉलिकुलर सेल्स थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। जो बोला उसे प्रोसेस करो फटाफट से, कर लिया, नेक्स्ट। और जो थायराइड हार्मोन है T3 T4 उसके फंक्शंस ये रहे आपके सामने, और वहीं दूसरी तरफ पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसके हार्मोन्स कैल्सिटोनिन, उसके फंक्शंस आपके सामने हैं। उससे पहले आप देखोगे तो थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी से ये डिसीज़ हो सकती है, ज़्यादा सिक्रेशन से वो हो सकता है, और ये हो सकता है ज़्यादा सिक्रेशन से। और फिर हमने पढ़ा पैराथायराइड ग्लैंड, जिसके फंक्शन आपने देख लिए कि पैराफॉलिकुलर सेल से निकलने वाले जो हार्मोन्स थे थायरोकैल्सिटोनिन वो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करता है, लेकिन जो आपका ये वाला हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और इससे होने वाली डिसीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली है। आइए अब आते हैं सवाल पे। पहला सवाल आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका जवाब। सोचो क्या हो सकता है इसका जवाब। देखें, होपफुली आपने सोचा होगा, है ना। पहले आप इन वर्ड्स को पढ़ लीजिए, फिर इसके ऑप्शंस को हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द थायराइड ग्लैंड इज सराउंडेड बाय दिस स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसको आपस में सराउंड करता है, तो आपको पता है कि देयर इज अ कैप्सूल, है ना, फाइब्रस कैप्सूल, ये इसे जो है ऊपर से सराउंड करता है। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल जो है थायराइड ग्लैंड को सराउंड करता है। जॉइन दैट टू थायराइड लोब्स, तो दो थायराइड लोब को जोड़ने वाला कौन होता है, इस्थमस। ठीक है सर, नेक्स्ट। लाई अगेंस्ट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ कौन पाई जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड।
तो पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद सिक्रीट द हार्मोन कैल्सिटोनिन, कौन सा वाला वो ग्लैंड है या कौन सी वो सेल्स हैं जो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करती हैं, तो वो है आपकी पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूट द T3 एंड T4, T3 T4 की फॉर्मेशन में क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है, बिकॉज दीज आर आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्रेट द हाइपोथैलेमस, कौन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, तो TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH। कौन है जो थायरॉक्सिन किसे कहते हो, तो आपको पता है T4 का दूसरा नाम क्या है, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट, प्रिकर्सर ऑफ T3 एंड T4, T3 T4 का प्रिकर्सर कौन है, T3 T4 का प्रिकर्सर किससे बनते हैं T3 T4, तो यहाँ पे आयोडीन आप लिख सकते हो, ठीक है, आयोडीन। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन निकलता है आपका, TSH, जो इस थायराइड को रेगुलेट करेगा, ठीक है, आया समझ में। या आप यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन भी लिख सकते हो, ठीक है, थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन जो कि एक तरह का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आंसर्स हैं, देखो थायरोग्लोबुलिन यहाँ पे हो गया एंड आयोडीन यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर देयर, बताओ कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, सिंपल 4। ये सवाल यहाँ क्यों रखा गया, मुझे इसका जवाब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्विज ख़त्म होता है एंड वी हैव कंप्लीटेड दीज ग्लैंड्स। अब आपके लास्ट के 2-3 ग्लैंड्स और बचते हैं, आने वाले 1-2 लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका बचता है पेनक्रियास, आपका बचता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड और इसके अलावा टेस्टिस ओवरीज, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो एंड होप आप सारे लेक्चर्स अटैम्प्ट कर रहे हैं। DBP डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं है तो 1-2 टाइम में आपको डल जाएगी, उन DBPs को अटैम्प्ट कीजिए, नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। विल सी यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। फोड़ के आना एग्जाम में, राइट, और पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।